बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I'm Asiya Anwar, working as lecturer in social work department. मैं यहाँ पर social legislation का सब्जेक्ट टीच कर रही हूँ और स्टूडेंट्स को हमेशा से जो social work में पढ़ रहे हैं उनको लॉज से थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ती है इसको अंडरस्टैंड करने में। तो मैंने उन सब की रिक्वेस्ट पर इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का डिसीजन लिया। तो आज ये एफर्ट आप सबके सामने है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। The Voluntary Social Welfare Agencies Registration and Control Ordinance 1961 ये इस लॉ का नेम है और इस लॉ के अंदर जाहिर है कि सोशल वर्क में ये सिलेबस में शामिल है। तो इसका मतलब ये है कि जो NGOs पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होती हैं और वो इस लॉ के तहत रजिस्टर्ड होती हैं। तो वॉलंटरी सोशल वेलफेयर एजेंसीज रजिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस, इसमें वर्ड ऑर्डिनेंस यूज हुआ है। ऑर्डिनेंस जो है वो बेसिकली टेम्परेरी लॉ को कहते हैं और जब इसको ज़रूरत महसूस की जाती है, इसकी टेम्परेरी लॉ की ऑर्डिनेंस की 120 डेज एज होती है, लेकिन जब इसको नेशनल असम्बली के पार्लियामेंट के प्रोसेस के थ्रू एक्ट बनाया जाता है तो उसके बाद फिर इसको जब तक गवर्नमेंट चाहती है और जब तक उस लॉ की ज़रूरत रहती है वो चलता रहता है। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो NGOs रजिस्टर्ड होती हैं इस लॉ के तहत उनकी फील्ड्स पे पहले बात कर लेते हैं। इसमें जो इसका लास्ट सेक्शन है उसके अंदर हमारे पास इसकी फील्ड्स दी गई हैं और उनमें जो सबसे पहली लिस्ट है ये इस वक्त जो है 19 सेक्शन आपके सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। इसके मुताबिक प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो एक नोटिफिकेशन के तहत ऑफिशियल गजट में इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक इसकी फील्ड्स का स्केड्यूल उन्होंने दे रखा है, जिसमें चाइल्ड वेलफेयर की डोमेन में आप अपनी NGO को रजिस्टर करवा सकते हैं, यूथ वेलफेयर में, विमेन वेलफेयर में, वेलफेयर ऑफ द फिजिकली हैंडीकैप्ड, फिर फैमिली प्लानिंग की फील्ड में रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स इंटेंडेड टू कीप पीपल अवे फ्रॉम एंटी सोशल एक्टिविटीज़। बच्चे जो रिक्रिएशनल या लोग जो किसी किस्म की एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो NGOs अपना रोल प्ले करती हैं ताकि वो पॉजिटिवली अपनी एक्टिविटीज़ को करें। तो इसी तरह से एजुकेशन जो अडल्ट हैं तालीम बालगा में अपना रोल प्ले करने के लिए सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करते हुए इस फील्ड में भी NGO रजिस्टर करने के लिए इस लॉ से हेल्प ली जाती है। वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ रिलीज्ड प्रिजनर्स, जो जेल से प्रिजन से रिलीज होते हैं उन प्रिजनर्स को भी रिहेबिलिटेट करना, वापस अपनी सोसाइटी में वो अपना पॉजिटिव रोल प्ले करें, वो भी इसी से हेल्प ली जाती है। इसी तरह से जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स जो अंडर 18 ईयर्स की एज में बच्चे होते हैं, अगर वो किसी किस्म का कोई भी क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व होते हैं तो उनको चूँकि प्रॉपर लीगल प्रोसीडिंग है उनकी करेक्शनल सर्विसेज पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो वो चूँकि क्रिमिनल या ऑफेंडर्स नहीं कहलाते तो उनको जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स कहा जाता है। उनकी वेलफेयर और रिहेबिलिटेशन और उनको पॉजिटिव और फाल शहरी बनाने के लिए भी NGOs फाल हैं और काम कर रही हैं, वो भी इसी में रजिस्टर्ड होती हैं। और इसमें वेलफेयर ऑफ दी सोशली हैंडीकैप्ड, जो लोग माशी तौर पर हैंडीकैप्ड होते हैं, उनका ज़रिया माश नहीं होता, वो बहुत से मसाइल का शिकार होते हैं, तो NGOs जो हैं जब इसमें जो भी वॉलंटियर बेसिस पर अपनी NGO को रजिस्टर करवाता है तो वो इसके अंडर काम करते हैं और सोशली हैंडीकैप्ड लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। इसकी रेस्ट ऑफ द फील्ड्स में वेलफेयर ऑफ द बैगर्स एंड डेस्टिट्यूट, जो भी मसाकीन हैं माशरे में, जो बैगर्स हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी यहाँ पर आप अपनी NGO को रजिस्टर करवा कर इस फील्ड में उनको सर्व कर सकते हैं। फिर वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पेशेंट्स, वेलफेयर सोसाइटीज़ पेशेंट्स के लिए बहुत से हॉस्पिटल्स के साथ, मेडिकल सेटिंग में DHQs के साथ और जनरली भी डिस्पेंसरीज की फॉर्म में रजिस्टर करवा कर लोगों को सर्व किया जाता है। वेलफेयर ऑफ द एजड एंड इनफर्म, अब जो लोग एजड हैं और इनफर्म हैं, ज़ईफ हैं और कमज़ोर हैं और अपने आप को खुद से सपोर्ट नहीं कर सकते और वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि अब उन्हें कोई वेलफेयर सर्विस प्रोवाइड की जाए, तो इसमें जो लोग भी अपना इंटेंशन रखते हैं इस डोमेन में इन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कि जिनकी फैमिलीज उनको ऑन नहीं करना चाहती हैं, फैमिलीज होती नहीं हैं, तो फिर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर ऐसे लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो फिर अगर वॉलंटरली बेसिस पर अगर कोई अपनी NGO रजिस्टर करवाएगा
तो ऑब्वियसली एजेड और इन्फर्म में जो भी इंटरेस्ट रखता होगा वो इसमें करवा सकता है। ट्रेनिंग इन सोशल वर्क, ज़ाहिर है डिफरेंट तरह की जो ट्रेनिंग्स हैं और शऊर बेदार करने के लिए भी, और वॉलंटियर सर्विसेज को उसकी एडवोकेसी के लिए भी वो भी इसकी डोमेन है। कोऑर्डिनेशन ऑफ सोशल वेलफेयर एजेंसीज, डिफरेंट जो और सोशल वेलफेयर एजेंसीज काम कर रही होती हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके भी मल्टीपल एक्टिविटीज भी इस लॉ के तहत आप अपनी एनजीओ को रजिस्टर करवा कर परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम इसके स्टार्ट की तरफ जाते हैं। ये मैंने अभी आपको उसकी फील्ड्स बताई थी कि ये जो लॉ है इसमें जो लोग अपनी एनजीओ रजिस्टर करवाते हैं वो उन फील्ड्स में अपनी एनजीओ उनकी काम करती है। अब इसमें सबसे पहले इसमें इसका नंबर लिखा हुआ है, ऑर्डिनेंस नंबर XLVI ऑफ 1961। ये ऑफिशियल गजट में हर लॉ का एक नंबर लिखा होता है। इसके मुताबिक जो है हमारे पास यहाँ पर ये सिमिलर ही होता है हर जगह पर। जो इसके सेक्शंस हैं जिस अंदाज से तरतीब दिए गए हैं, जैसे इसमें सेक्शन नंबर 1 में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट के बारे में लिखा गया है। यहाँ पर वो आपको ये येलो कलर में लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये इस लॉ का टाइटल हो गया, या उसका आप कह लें कि शॉर्ट नेम है उसका, जिसको कहते हैं द वॉलंटरी सोशल वेलफेयर एजेंसीज। इसको इस तरह भी आप पढ़ सकते हैं VSWA। VSWA स्टैंड्स फॉर वॉलंटरी सोशल वेलफेयर एजेंसी रजिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1961। इसका सब सेक्शन 2 जो है, यानी जो मेन आपके पास जहाँ शॉर्ट टाइटल लिखा हुआ है उसको सेक्शन नंबर 1 पढ़ते हैं। जो इसके अंदर इसके डिफरेंट सेक्शंस हैं इनको आप सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3 इस अंदाज से पढ़ते हैं। तो इसका सब सेक्शन 2 कह रहा है कि इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान, यानी पूरे पाकिस्तान में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि आप जहाँ भी पाकिस्तान के किसी भी शहर में, किसी भी प्रोविंस में रहते हैं तो आप इसके तहत जो है वो अपनी एनजीओ को रजिस्टर करवा सकते हैं। सब सेक्शन 3 है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, यानी आपकी जो सूबाई हुकूमत है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू इसको रेगुलेट करती है। फिर हमारे पास जो है वो डेफिनेशंस आ जाती हैं, वो इसका सेक्शन नंबर 2 है जिसमें डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। जैसे यहाँ पर अब ABCDE ये क्लासेस इसको बोलते हैं। जैसे क्लास A जो है उसमें एजेंसी की डेफिनेशन एक्सप्लेन की गई है। क्लास बी में गवर्निंग बॉडी के बारे में, गवर्निंग बॉडी होती है कि आप जो अपनी एनजीओ बनाएंगे उसके लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज कर रहे हैं, एजेंसी भी उसको कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, सोशल वेलफेयर एजेंसी भी इसको आप कॉल कर सकते हैं। अब उस एजेंसी या उस ऑर्गेनाइजेशन या उस एनजीओ के अंदर जो लोग अपनी मिलकर अपनी गवर्निंग बॉडी बनाते हैं, जिसको हम काउंसिल, कमेटी, ट्रस्टीज और अदर बॉडी बाय व्हाट एवर द नेम यू मे कॉल इट, तो आपने उसकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनानी है जिन्होंने मिलकर एज प्रेसिडेंट, एज सेक्रेटरी अपने डिफरेंट अफेयर्स या मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स उनके काम को करना है। क्लास ही कहती है कि प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स, यानी कि आपने इस लॉ के तहत अपने जो भी फ्रेमवर्क करना है रूल्स एंड रेगुलेशंस का, तो वो अंडर सेक्शन 19 के तहत करना है। सेक्शन 19 वो था जिसको हमने स्टार्ट में डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने उसकी सारी फील्ड्स देखी हैं कि किन किन फील्ड्स में ये सेक्शन 19 के तहत इस लॉ में आप अपनी एनजीओ को रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके अलावा आपकी कोई और फील्ड होगी तो आप वो इस लॉ के मुताबिक जो है वो नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको किसी और यानी जैसे सोसाइटी एक्ट है उसके तहत आप रजिस्टर करवाएंगे। यहाँ डी क्लास में लिखा हुआ है रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब यहाँ पर यह है कि आपने अंडर सेक्शन 4 आगे आएगा, उसके तहत आपने एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक, जिसमें आप अपनी सारी जो भी आपकी लीगल प्रोसेस है, आपकी वर्किंग है, आपका किसी किस्म का अकाउंट मैनेजमेंट है, वो सारी चीजें अथॉरिटी आपको सर्टिफिकेट इशू करेगी एनजीओ रजिस्टर करने के लिए, वो भी मेंटेन करेगी। और आपने जब अपनी एनजीओ रजिस्टर करवा लेनी है तो उसके बाद आप भी उसको मेंटेन करेंगे। फिर हमारे पास ई क्लास है जिसमें रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी उसको बोलते हैं। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है ये वो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट अथोराइज करती है, ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को अथॉरिटी देती है कि वो एनजीओ को रजिस्टर करने के लिए सर्टिफिकेट दे। और यहाँ पर आप उसकी डेफिनेशन में ये यहाँ नोट भी कर सकते हैं, यही बात मेंशन है। वॉलंटरी ये जो F है वॉलंटरी सोशल वेलफेयर एजेंसीज मींस एन ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, यानी इसका मतलब ये है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या तंजीम या एसोसिएशन जिसमें चंद लोग मिलकर अपनी हम ख्याल लोग, यानी जो कि किसी वेलफेयर पर्पस के लिए सब इकट्ठे होते हैं और अपनी फ्री विल के साथ काम करना चाहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रेंडरिंग वेलफेयर सर्विसेज इन एनी वन और मोर ऑफ द फील्ड्स मेंशन्ड इन द स्केड्यूल।
उसके बाद सारे जो है उनके पास 3 सोर्सेज हैं। एक तो वो पब्लिक सब्सक्रिप्शन, यानी उन्हें जो भी आवाम देती है, डोनेशन देती है या उनको चंदा देती है। फिर उसके पास तीसरा ऑप्शन है कि गवर्नमेंट से भी उनको एड मिलती है। और सबसे बड़ी एग्जाम्पशन ये होती है कि एनजीओज को किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, गवर्नमेंट इसको उन्हें एग्जेम्प्ट कर देती है टैक्स पे करने से। थर्ड सेक्शन जो है वो ये कहता है प्रोहिबिशन अगेंस्ट एस्टैब्लिशिंग और कंटिन्यूइंग एन एजेंसी विदाउट रजिस्ट्रेशन। चूंकि ये लॉ जब आया था तो उस वक्त पाकिस्तान के जो हालात चल रहे थे, बहुत सारे लोग वॉलंटरली बेसिस पर वॉलंटरी एक्टिविटीज जो है वो कर रहे थे, तो उस वक्त उनकी कहीं भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं थी। लोगों को इस बारे में फिर जो लोग कहीं डोनेशन देते थे इन वॉलंटियर लोगों को हेल्पिंग एक्टिविटीज प्रोवोक करने के लिए या आवाम की हेल्प करने के लिए, यानी जो हेल्पलेस हैं, नीडी हैं, किसी तरह के प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, तो उस स्टेज पर आप कह लें कि उन्हें प्रॉपरली ट्रस्ट वर्दी एक डोनेशन डोनर को नहीं होता था कि हम जो देने लगे हैं डोनेशन, इसको किस तरह से ये इस्तेमाल करेंगे, वाकई ये इसको नोबल काज के लिए यूज किया जा रहा होगा या नहीं। तो उस वक्त ये चीज जो है वो गवर्नमेंट के नोटिस में आई थी कि भाई ये जो वेलफेयर एक्टिविटीज करने वाले लोग डिफरेंट टाइप की तंजीमें चला रहे हैं, एजेंसीज चला रहे हैं, तो इनको जो है वो प्रॉपरली रजिस्टर किया जाए और इनको अकाउंटेबल बनाया जाए और आवाम का भी एतमाद बहाल किया जाए, ताकि लोग जब इनको डोनेशन दें और इनकी जो वर्क परफॉर्मेंस है वो भी हमारे सामने हो। और इस तरह से फिर ये जब लॉ पास हो, यानी लॉ को पास किया गया, तो उस वक्त इसमें ये सेक्शन 3 जो है वो ये बता रहा है हमें कि आपको हर सूरत में जो भी इस वक्त अगर पहले से चल रही है एजेंसी, तो वो जब तक अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाएगी तो वो नहीं चलेगी। तो हर सूरत में इस लॉ के पास होने के बाद हर जो तंजीम पहले वॉलंटियर पर्पस पर काम कर रही थी उनको रजिस्टर करवाना होगा, और जो नए एप्लीकेंट होंगे वो भी जाहिर है कि अपने आप को रजिस्टर करवा कर ही वेलफेयर एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। हमारे पास सेक्शन 4 है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। इसमें अब यहाँ पर इस सेक्शन में डिटेल बताई गई है कि आपने एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म लेना है जो कि आपको एजेंसी के ऑफिस से ही मिलेगा, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिवीजन लेवल पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने यूसीडी प्रोजेक्ट्स के तहत ऑफिस बने हुए हैं और सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो है वो वहाँ पर आपको सर्व करता है। वो ये खिदमत देता है कि आपको जब आप उनके पास जाएं और आप अपनी एनजीओ रजिस्टर करवाने के लिए उनसे बात करेंगे तो आपको एक फॉर्म देंगे, फिर आपको फी का प्रोसीजर बताएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी जो एप्लीकेशन है फर्स्ट टाइम वो मूव करनी है। तो वहाँ आपको फिर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का ये इसमें टू द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी एंड कंपेन्ड बाय कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी है इसका मतलब है कि आपने अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस की एक कॉपी खुद बनानी है कि आपने जैसे अपने साल में कितनी बार मीटिंग्स कंडक्ट करेंगे, कौन सा वाला डाटा आप पब्लिश किया करेंगे, जो आप अपनी वर्क परफॉर्मेंस करेंगे, आपकी सारी जो वर्किंग है उसके बारे में, और जो आपकी बनेगी एक काउंसिल बनेगी या गवर्निंग बॉडी बनेगी उसकी लिस्ट होगी। ये सारी चीजें आपने उस फाइल में कंप्लीट करके उनको अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन मूव करनी होगी। तो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है वो सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो है वो उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करता है। यहाँ लाहौर में पंजाब के अंदर हेड ऑफिस है, तो सारे प्रोविंसेस में जिस तरह से सिंध में कराची में है, अगर हम केपीके की बात करें तो वहाँ पेशावर में इसका हेड ऑफिस होगा। इसी तरह से पंजाब के अंदर लाहौर में है, बलूचिस्तान में कोयटा में होगा। तो वहाँ पर ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपके रीजनल जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ आप इसके डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसेज देखेंगे यूसीडी के अंदर काम कर रहे होते हैं उनके अंडर, तो फिर वो आपकी एप्लीकेशन आपसे सारी आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और आप उनको फिर आगे मूव कर देते हैं रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को, आपकी फाइल को, आपका वहाँ का ऑफिस जो आपके इलाके में मौजूद होता है। अब वहाँ पर आने के बाद जब हम सब सेक्शन 2 की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन जब रिसीव करती है तो वो इसके ऊपर आपकी इंक्वायरी करती है, यानी आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कराए थे, जो आपने अपने एनजीओ का टाइटल चुना और उसके साथ जो भी अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगाए और जिसको सोशल वेलफेयर ऑफिसर ने फाइल कंप्लीट करके रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को भेजा था, तो उनके पास अब ये इख्तियार होता है कि वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो जाहिर है कि वो जब आपकी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन करेंगे
करेंगे। तो इस पर आपको जो आपने उन्हें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं उन्हीं की असेसमेंट की बेस पर ही ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन होती है। इसके साथ सेक्शन 3 में ये लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है वो आपको एक अगर सेटिस्फाई हो जाती है आपकी प्रेस्क्राइब्ड वो फॉर्म जो आपने उनको लिखा और एप्लीकेशन मूव की थी, तो आपको एक सेटिस्फाई होने की सूरत में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देती है। और उसके बाद फिर आप अपनी एनजीओ को उसकी वर्किंग को अपने अंदाज में जो आपने सोचा हुआ है, जिन ऑब्जेक्टिव्स को आप वेलफेयर पर्पस के लिए पब्लिक वेलफेयर करना चाह रहे हैं, तो आप उसके मुताबिक उसको करेंगे। सेक्शन 4 जो है वो ये कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी शैल मेंटेन अ रजिस्टर, वो भी अपने पास एक रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे। आपको जिस किस्म के जो भी सर्टिफिकेट्स इशू हो रहे होते हैं वो सारे उनके रिकॉर्ड में होंगे। अब सेक्शन 5 को डिस्कस करते हैं। सेक्शन 5 है एस्टैब्लिशमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ एजेंसी। अब एजेंसी जो है उसको आपने अब वर्किंग में लेकर आना है, आपने चलाना है, तो इसमें इसके 3 सब सेक्शंस यहाँ पर आप देख रहे हैं 1, 2 एंड 3। फर्स्ट वाले में है एन एजेंसी नॉट इन एग्जिस्टेंस ऑन द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। इसके मुताबिक ये चूंकि जब पाकिस्तान बनने के बाद जब ये लॉ पास हुआ है तो 1961 में, उससे पहले बहुत से लोग जैसे वॉलंटरीली काम कर रहे थे, तो उनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस एक अलग मैटर है, और जो लोग नए इसमें शामिल हो रहे हैं उनका यानी कि जो नई पहली बार अपनी एनजीओ को रजिस्टर करवाएंगे, तो ये 2 अंदाज में इसी एक लॉ में दोनों तरह को एप्लीकेशंस को, यानी नई एप्लीकेशन को भी और जिनकी ऑलरेडी एनजीओ चल रही थी और अब वो अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए अपनी एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं, तो दोनों के लिए इसमें मेंशन किया गया है। तो इसकी सब सेक्शन 1 में यानी सेक्शन 5 के इसमें हम देखते हैं एन एजेंसी नॉट इन एग्जिस्टेंस ऑन द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल बी एस्टैब्लिश्ड ओनली आफ्टर अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन इशूड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 4। यानी सेक्शन 4 के सबसेक्शन 3 के मुताबिक उसे हर सूरत में एक यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होगा, तब वो काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सबसेक्शन 2 के मुताबिक एन एजेंसी ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस शैल नॉट बी कंटिन्यूड, यानी वो नहीं चल सकती जब तक कि फॉर मोर देन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑन विच दिस ऑर्डिनेंस कम्स इनटू फोर्स अनलेस एन एप्लीकेशन फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन हैज विदिन 30 days ऑफ सच डेट बीन मेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4। अब हमारे पास जो है वो सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 जो ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये उसी के बारे में बात हो रही है। तो वो जो पहले से यानी एक ऑलरेडी एजेंसी चल रही थी, नॉट बी कंटिन्यूड फॉर मोर देन 6 months। तो इस लॉ के पास होने के बाद उनके पास सिर्फ 6 months है। 6 months के अंदर उन्हें हर सूरत में स्टार्ट करनी चाहिए अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इस लॉ के तहत। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर उसको बंद कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा, वो अपनी फिर वेलफेयर एक्टिविटीज नहीं कर सकेंगे। इसके सबसेक्शन 3 के मुताबिक वेयर एन एप्लीकेशन एज अफोरसेड हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ an existing agency and such application is rejected। अब अगर आपकी एजेंसी पहले से चल रही है, आपने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए अप्लाई किया है, अब आपके वो 6 months के अंदर अगर आपने अप्लाई किया है इन सबसेक्शन 2 यानी जो ऊपर अभी हमने सबसेक्शन 2 की बात की उसके रेफरेंस के मुताबिक एजेंसी में बी कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड ऑफ 30 days। अगर वो आपकी रिजेक्ट कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी सेटिस्फाई नहीं है कि जो आप एजेंसी चला रहे हैं और इसमें उन्हें किसी किस्म की कोई भी ऑब्जेक्शनेबल बात नजर आती है, तो वो हक बजानिब है कि वो आपको आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्शन के बाद आपके पास अपील के लिए सिर्फ 1 month का पीरियड होगा। आप 1 month में अपनी अपील जो है वो उनको रिक्वेस्ट करेंगे और उसकी अपील तक जो है आपके मैटर्स जो है वो यानी डिसमिस कर दिए जाएंगे जब तक कि आपकी अपील डिसमिस ना हो जाए। यानी कि आपको हर सूरत में वेट करना होगा कि आपकी अपील का जो डिसीजन आता है तब आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी अपील फिर रिजेक्ट होगी तो फिर आपकी एनजीओ कैंसिल, रजिस्ट्रेशन मतलब आप फर्दर नहीं काम कर सकेंगे, वो जो एक्टिविटी वेलफेयर की आप जो चला रहे थे। अब 6 में आप अपील के प्रोसेस को इसमें देख सकते हैं। इफ द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी रिजेक्ट्स एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, द एप्लीकेंट में विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी प्रेफर एन अपील टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इसमें रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जब रिजेक्ट करती है एक एप्लीकेशन को रजिस्ट्रेशन के लिए, तो एप्लीकेंट जो है उसके पास 30 days है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकती है और अगर वो उसको कंसिडर करते हैं एंड द ऑर्डर पास्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल बी फाइनल एंड गिवन इफेक्ट टू बाय द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी।
इसके मुताबिक ये है कि आपके जो भी मैटर्स हैं, आपने अपील करनी है या आपने अपनी जो भी ऑब्जेक्शंस दूर करने हैं, वो सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसके ऑर्डर्स पास करती है। वो फाइनल उनका जो भी डिसीजन होता है तो वो फाइनल कंसीडर किया जाता है। आप उसे किसी और कोर्ट में भी नहीं ले जा सकते। सेक्शन 7 में जो है कंडीशंस टू बी कंप्लाइड विद बाय रजिस्टर्ड एजेंसी। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं। जब आपकी एक एजेंसी फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड हो जाती है तो रजिस्टर्ड होने के बाद आपने कौन कौन से काम करने हैं, इसमें सब सेक्शन इसका 1 है एवरी रजिस्टर्ड एजेंसी शेल। इसको ये 3 क्लासेस पर अमल करना होगा। एक तो वो अपने ऑडिट अकाउंट को मेंटेन करेंगे हर सूरत में। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की तरफ से कोई भी पर्सन आकर आपके फाइनेंशियल मैटर्स को ऑडिट कर सकता है। क्लास बी में क्या है, एट सच टाइम एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड सबमिट इट्स एनुअल रिपोर्ट। आपको हर सूरत में एक एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट करवाना होगी और वो आपने जो भी उसमें अपने पहले से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी में मेंशन किया होगा। तो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को आप जो भी अपनी एनजीओ की वेलफेयर एक्टिविटीज की जो रिपोर्ट एनुअल बेसिस पर आप पब्लिश करते हैं, बनाते हैं, तो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को ने उसको जरा वेरीफाई करना होता है कि आपकी वर्किंग वैसी चल रही है जिस तरीके से आपकी उसमें आपने काम किया है। आपकी क्लास सी जो है, पे ऑल मनीज रिसीव्ड बाय इट into a separate account kept in its name at such bank or banks as may be approved by the registration authority and furnish to the registration authority such particulars with regard to accounts and other records as the registration authority may from time to time require। अब आपने जो भी मनी के रेलेवेंट जितने भी आपके मैटर्स हैं वो इसमें आपने वो जैसे जब आप एनजीओ अपनी रजिस्टर करवाते हैं तो उसमें आपका बैंक अकाउंट जो है वो जॉइंट अकाउंट की सेंस में आप खोलते हैं और उसमें आपके जितनी भी आप रसीदें रखते हैं, रिकॉर्ड, कैश मेमोज और ये सारी चीजें रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी जो है वो जब आपसे चाहे आपके पर्टिकुलर्स लेना चाहे आप उनको प्रोवाइड करेंगे और ये इसका रिकॉर्ड जो है वो भी आपने अपने पास मेंटेन करना होता है। सब सेक्शन 2 जो है 7 सेक्शन का, वो ये कहता है कि रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी या किसी भी वो ऑफिसर को ऑथराइज कर जब आपके तमाम रीजनेबल यानी आपकी जो अकाउंट की बुक्स हैं उनकी इंस्पेक्शन के लिए वो किसी को भी भेज सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को। एंड अदर रिकॉर्ड्स ऑफ द एजेंसी, आपकी एजेंसी का जो तमाम रिकॉर्ड है जब आपकी वो एजेंसी चल रही है और वर्किंग में है, आपकी जो सिक्योरिटीज हैं, कैश है, प्रॉपर्टीज हैं, आपकी मूवेबल इमूवेबल 2 तरह की प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं। जैसे आपका जो ऑफिस है ये आपकी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें जितना भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपका फर्नीचर है, आपके ऑफिस के रिकॉर्ड हैं, ये सब के सब आपके मूवेबल रिकॉर्ड्स होते हैं या मतलब आपकी प्रॉपर्टी होती है।